गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारत में मृदा को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक विल बी मृदा। और मृदा का यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। पौधे की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कणोयुक्त असंगठित पदार्थ को क्या कहते हैं, मृदा। मृदा मुख्य रूप से किन घटकों का एक जटिल मिश्रण है, खनिज, लवण, अपक्षयित जैविक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और जीवाणु होगा। इन सभी को मिला के हम बोलते हैं मृदा मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों का घटकों का एक जटिल मिश्रण है। किस किस के मिलने से, खनिज कण मिलेंगे मृदा में, अपक्षयित जैविक पदार्थ मिलेंगे, मृदा का जल मिलेगा, मृदा वायु और जीवाणु, ये सारे घटक मिलेंगे मृदा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में मृदा को किस प्रकार का संयंत्र माना गया है, एक जटिल और गतिक संयंत्र। मृदा के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन से हैं, मृदा के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक जो है वो मूल चट्टान है, उच्चावच है, जलवायु, जैविक अणु और भू उपयोग और समय। बोल रहे मृदा के विकास को प्रभावित कौन कर सकता है, भौगोलिक कारक उसका क्या क्या है, तो मूल चट्टानें मृदा को प्रभावित कर सकते हैं, उच्चावच, जलवायु, जैविक गुण, भू उपयोग और समस्या, ये सारे समय मृदा की विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। सामान्य मृदा का निर्माण किन दो मुख्य स्रोतों से होता है, मृदा का निर्माण अजीविक खनिज पदार्थ और जैविक खनिज पदार्थ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में अजीविक या खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, मूल चट्टानों से। मृदा में जैविक पदार्थ की प्राप्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है, पौधों एवं पशुओं का अपघटन, सड़ने गलने की प्रक्रिया से। मृदा निर्माण के समय कारक का क्या महत्व है, यह मृदा की परिपक्वता और परतों के विकास को निर्धारित करता है। मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्राथमिक रूप से कौन निर्धारित करता है, मूल जनक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्राथमिक रूप से कौन निर्धारित करता है, तो मूल जनक पदार्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या मृदा एक स्थिर संरचना है या परिवर्तनशील, तो यह एक गतिज संरचना, परिवर्तनशील संरचना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मूल अवस्था इसका और जनक, मतलब पेरेंट रॉक को देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है, मृदा के जनक पदार्थ के रूप में कौन सी चीज़ें कठोर चट्टानें कार्य करती है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। कठोर चट्टानों के अलावा कौन से गतिशील पदार्थ मृदा के मूल पदार्थ हो सकते हैं, नवीन ज्वालामुखी, लावा और राख। नवीन ज्वालामुखी, लावा और राख, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भूविज्ञान में चट्टान शब्द का प्रयोग केवल कठोर पदार्थ के अलावा किसके लिए होता है, कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं के लिए। पाठ्यपुस्तक के अनुसार चट्टान शब्द के अंतर्गत आने वाले दो अत्यंत महीन कण वाले पदार्थ कौन से हैं, चिकनी मिट्टी और लोएस। चिकनी मिट्टी और लोएस। यदि नदी घाटियों में पाए जाने वाले किस जनक पदार्थ को चट्टान की श्रेणी में माना जाता है, जलोढ़ को। नदी घाटियों में पाए जाने वाले किस जनक पदार्थ को चट्टान की श्रेणी में माना जाता है, जलोढ़ को। अपक्षयकृत कम कठोर चट्टानें मृदा निर्माण में क्या भूमिका निभाती है, ये शीघ्रता से टूटकर मृदा में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोएस मूलतः किस प्रकार के जनक का पदार्थ है, हवा द्वारा उड़ाकर जमा की गई बारीक मिट्टी को हम लोएस कहते हैं। अवसादी और रूपांतरित चट्टानें मृदा को कौन सा गुण, मुख्य गुण प्रदान करता है, तो खनिज विविधता। अवसादी और रूपांतरित चट्टानें जो होती है मृदा को कौन सा मुख्य गुण प्रदान करवाता है, खनिज विविधता। बजरी और बालू को किस प्रकार के जनक पदार्थों में गिना जाता है, कम सघन और असंगठित पदार्थ, कम सघन और असंगठित पदार्थ के रूप में। ज्वालामुखी राख से निर्मित मृदा में किस तत्व की प्रधानता होने की संभावना होती है, विशिष्ट लवणीय एवं खनिज तत्व के, विशिष्ट लवणीय और खनिज तत्वों के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा ह्यूमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमस। ह्यूमस और एवं जैविक तत्व जिसे बोलता है, ह्यूमस एवं जैविक तत्व। ह्यूमस अलग है और जैविक तत्व अलग है। तो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर ह्यूमस का, मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन के बाद प्राप्त अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं, ह्यूमस। जब जैविक पदार्थ मतलब मृत जैविक पदार्थों के अपघटन, मतलब पेड़ पौधे या पशुओं के मरने के बाद जब उसका अपघटन हो जाता है तो मृदा जो होती है बहुत ज़्यादा उर्वरक हो जाती है, तो उस मृदा को ही हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस का रंग समानता कैसा होता है, तो गहरा भूरा या काला रंग का होता है। भौतिक प्रकृति के आधार पर ह्यूमस किस प्रकार का पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ। ह्यूमस चिपचिपा पदार्थ है। संरचना के दृष्टिकोण से ह्यूमस को कैसा माना गया है, संरचना विहीन। कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ह्यूमस ऐसा ही दिखेगा, वो संरचना विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं ह्यूमस से। मृदा में ह्यूमस की अवस्थिति मुख्य रूप से कहाँ होती है, मृदा की ऊपरी सतह पर या सतह के ठीक नीचे।
साधारण मृदा का रंग अधिक गाढ़ा होने का मुख्य कारण क्या है? ह्यूमस की उच्च उपस्थिति। साधारण मृदा का रंग अधिक गाढ़ा होने का मुख्य कारण क्या है? ह्यूमस की अधिक उपस्थिति। ह्यूमस का मृदा की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। ह्यूमस का मृदा की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। क्या भारत की सभी मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा एक समान होती है? नहीं, अलग अलग मृदाओं में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैविक पदार्थों के अपघटन की गति किस पर निर्भर करती है? जलवायु और मृदा में ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसी है, उस पर निर्भर करेगा कि जैविक पदार्थ कितना जल्दी अपघटित होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, ह्यूमस मृदा के कणों को क्या प्रदान करता है? आपस में बंधने की क्षमता, चिपचिपापन। नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं मृदा संरचना, मृदा सॉइल स्ट्रक्चर पे। मृदा के कणों की अवस्था, क्रम, बनावट या विन्यास को क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा किस तरह का दिख रहा है, उसका विन्यास, उसकी सजावट और उसकी व्यवस्था को मृदा संरचना बोलते हैं। मृदा संरचना का निर्माण किन प्रमुख कणों के आपस में गठित होने से होता है? बालू, सीमेंट, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस, ये सारे जब मिलते हैं तो मृदा का संरचना बनता है। बालू, सीमेंट, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस। मृदा संरचना में गठित होने वाली परतों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? पेड्स। मृदा संरचना में गठित होने वाली परतों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? पेड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, मृदा में जल के प्रवेश और संचलन को कौन नियंत्रित करता है? मृदा की संरचना। मृदा में जल के प्रवेश और संचलन को कौन नियंत्रित करता है? मृदा की संरचना। सिल्ट के कणों का आकार बालू की तुलना में कैसा होता है? बालू से महीन और चिकनी मिट्टी से मोटा होता है सिल्ट। मृदा संरचना में पेड्स का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? यह मिट्टी को परतों में अस्थायित्व देता है। मृदा संरचना में पेड्स का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह मिट्टी के परतों को अस्थायित्व देता है। चिकनी मिट्टी का अधिक अनुपात मृदा संरचना को कैसा बनाता है? सघन और कम पारगम। चिकनी मिट्टी का अधिक अनुपात मृदा संरचना को कैसा बनाता है? सघन और कम पारगम्य। बालू की अधिकता वाली मृदा संरचना का मुख्य अवगुण क्या है? जल रोकने की कम क्षमता। बालू की अधिकता वाली मृदा संरचना का मुख्य अवगुण क्या है? जिस मिट्टी में बहुत ज़्यादा बालू रहता है उसका क्या अवगुण है? जल रोकने की कम क्षमता। जिसमें बालू होगा उसमें जल जल्दी रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मृदा विन्यास का सीधा संबंध पौधे की किस आवश्यकता से है? जड़ों के फैलाव और श्वसन से। मृदा विन्यास का सीधा संबंध पौधे की किस आवश्यकता से है? जड़ों के फैलाव और श्वसन से। अच्छे पॉड्स वाली मिट्टी को कृषि के लिए कैसा माना जाता है? अत्यंत उपयुक्त और उपजाऊ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा अम्लता एवं पीएच। मृदा की अम्लता एवं पीएच मान को देखेंगे। मृदा की अम्लता और क्षारीयता को मापने का पैमाना क्या है? पीएच वैल्यू। मृदा की अम्लता और क्षारीयता को मापने के पैमाने को पीएच वैल्यू बोलते हैं। मृदा का पीएच मान मूलतः किस आयन के संकेंद्रण को दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन के संकेंद्रण को। एक पूर्णतः निष्क्रिय या उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7.2। एक पूर्णतः निष्क्रिय या उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7.2। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना दर्ज किया गया है? 7.2 से कम। अम्लीय मृदा का पीएच मान दर्ज किया गया है 7.2 से कम, क्योंकि उदासीन या निष्क्रिय का 7.2 है तो अम्लीय उससे कम होगा और क्षारीय अगर बोलेगा तो 7.2 से ज़्यादा होगा। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना है? तो लगभग 8 या उससे अधिक बोला गया, बताया ना। अत्यधिक अम्लीय मृदा का पीएच मान न्यूनतम कहाँ तक गिर सकता है? 3 तक। अत्यधिक अम्लीय, कम से कम अम्लीय 3 तक होगा मृदा। और मृदा में हाइड्रोजन आयन H+ की अधिकता मिट्टी को क्या बना दिया? अम्लीय बना दिया। जितना H+ आयन रहेगा मृदा को अम्लीय बनाएगा उतना ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए सबसे आदर्श पीएच रेंज क्या मानी जाती है? 7.2। उदासीन वाला 7.2। क्षारीय मृदा में किन तत्वों की संकेंद्रण दर अधिक पाई जाती है? सोडियम और पोटासियम जैसे क्षारीय तत्वों का। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के अम्लीय होने का क्या कारण है? क्षारीय तत्वों का बह जाना, लीचिंग। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के अम्लीय होने का क्या कारण है? क्षारीय तत्वों का बह जाना, लीचिंग हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया मृदा एंड वायु, सोयल एयर या एवं रासायनिक प्रक्रिया। 2 टॉपिक है। सोयल एयर मृदा में जो वायु है उसको देखेंगे और इसकी रासायनिक प्रक्रिया को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदा वायु मुख्य रूप से किसके लिए अति महत्वपूर्ण है? मृदा की वायु स्वयं मृदा और उसमें रहने वाले जीवों के लिए। मृदा में हवा किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश करती है? ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश करती है हवा। ऑक्सीजन प्रक्रिया का पौधों को क्या प्रत्यक्ष लाभ मिलता है? उन्हें प्रत्यक्ष पोषण नाइट्रोजन प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उच्च ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मृदा पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उच्च ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मृदा पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यह जैविक पदार्थों को तेजी से नष्ट कर मृदा को ऊसर
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उच्च ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रक्रिया का मृदा पर क्या नकारात्मक पड़ता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाए तो मतलब कोई चीज़ भी ज़्यादा हो जाए तो वो खराब ही होता है। तो वही बोला, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मृदा में हो जाए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जैविक पदार्थों को तेज़ी से नष्ट कर मृदा को ऊसर या अनुर्वरक बना देती है। स्टेराइल मृदा से क्या तात्पर्य है। ऊसर, बंजर या अनुर्वर मिट्टी। स्टेराइल मृदा को क्या कहते हैं। ऊसर, बंजर या अनुर्वरक मिट्टी। अनुर्वरक मिट्टी को ऊसर मृदा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मृदा में रहने वाले असंख्यक जीवाणु बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की। मृदा बैक्टीरिया का ह्यूमस निर्माण में क्या योगदान है। ये मृत जैविक अवशेषों का अपघटन करता है। मृदा में हवा की कमी का जीवाणुओं की किस क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपघटन और ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया सीमित हो जाती है। दलदली अत्यधिक गीली मिट्टी में हवा की कमी का क्या परिणाम होता है। जैविक पदार्थों का अपघटन रुक जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में मृदा की उर्वरता कम होने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक में क्या बताया गया है। उष्णकटिबंधीय में मृदा का उर्वरक होना, तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा जैविक पदार्थों का क्षय हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी जल मृदा, सोयल वाटर। उस समय क्या पढ़े थे, सोयल एयर को। अभी पढ़ रहे हैं सोयल वाटर एवं जल जमाव को। ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर आधारित सारे प्रश्न देखिएगा। बोला, मृदा में विद्यमान जल की सामान्य गति किस दिशा में होती है। नीचे की तरफ रिसाव होता है। सही बात है। मृदा में जल का नीचे की ओर रिसना प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करता है। मृदा के गठन पर, वो किस तरह का संरचना है, कितना गठित है, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, मृदा में जल की मात्रा की सीमा कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। शून्य से लेकर जल जमाव तक की सीमा तक, जब तक जल जम ना जाए वहाँ तक की सीमा। वाटर लॉगिंग से क्या भौगोलिक तात्पर्य है। मृदा का जल से पूरी तरह संतृप्त हो जाना या जल जमाव हो जाना। मृदा का जल का पूरा भर जाना, जल जमाव हो जाना, बह नहीं रहा है वहाँ से, मतलब सोख नहीं रहा है, उतना ही उसकी कैपेसिटी है, इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से क्या भौगोलिक तात्पर्य है। मृदा का जल से पूरी तरह संतृप्त हो जाना या जल जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जल की अनुपस्थिति का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा में किसी भी जीवन की संभावना समाप्त हो जाती है। किस प्रकार की मृदा गठन में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में। अत्यधिक जल जमाव वाली मृदा में किस मुख्य घटक की कमी हो जाती है। मृदा वायु, ऑक्सीजन की। अत्यधिक जल जमाव होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या जमा हो जाता है। लवण, नमक की परतें। पौधे की जड़ें किस प्रकार की मृदा जल को मुख्य रूप से ग्रहण करती है। तो केशिकत्व जल को, कैपिलरी वाटर को। पौधे की जो जड़ें हैं किस प्रकार की मृदा के जल को मुख्य रूप से ग्रहण करती है। तो केशिकत्व जल को, कैपिलरी वाटर को। जल का तीव्र रिसाव मृदा के किन तत्वों को बहा ले जाता है। घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मृदा का स्तर परिच्छेदिका, सोयल होरिजन एंड प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मृदा के क्रमिक ऊर्ध्वाधर विकास की परतों को क्या कहते हैं। मृदा स्तर। मृदा के ऊपर सतह से लेकर आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को क्या कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका, सोयल प्रोफाइल, सोयल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी स्तर किस तत्व से समृद्ध होता है। ह्यूमस और जैविक पदार्थों से। अधोमुखी सब सोयल का विकास मृदा परिच्छेदिका के किस भाग में होता है। ऊपरी स्तर के ठीक नीचे, ऊपरी स्तर के ठीक नीचे। मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है। मूल अभेद्य चट्टानें। मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है। मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है। मूल अभेद्य चट्टानें। पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका किस प्रकार की मृदा की विशेषता है। परिपक्व मृदा। पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका किस प्रकार की मृदा की विशेषता है। परिपक्व मृदा का। पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका किस प्रकार की मृदा की विशेषता है। परिपक्व मृदा की। भारत में मृदाओं की विविधता का मुख्य कारण क्या है। विविध भू आकृतिक जलवायु और जनक चट्टानें। विविध बहुत सारी भू आकृतिक हैं, उसकी जलवायु और उसकी जनक चट्टानें अलग अलग है, तो इस कारण भारत में मृदाओं की विविधता बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं। मृदा में खनिजों का मूल्य स्रोत क्या है। मृदा में खनिज कहाँ से आता है। तो चट्टानों का भौतिक और रासायनिक अपक्षय से। ऊपरी मृदा ऊपर का जो सोयल है नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मृदा अपरदन। जब मृदा इरोजन होता है, बाढ़ आ गया, हवा चल गया, इस कारण से। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। तो पोडोजेनेसिस। मृदा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पोडोजेनेसिस। उच्चावच मृदा की मोटाई को कैसे प्रभावित करता है। तीव्र ढालों पर मिट्टी पतली और मैदानों में मोटी हो जाती है। तीव्र ढालों पर मिट्टी जो होती है पतली और मैदानों में मोटी हो जाती है। क्या बलुआ पत्थर से बनी मृदा उपजाऊ होती है। नहीं, इसमें जल धारण क्षमता कम और पोषक तत्व भी कम होता है। मृदा में जीवाणुओं की भूमिका को किस श्रेणी में रखा जाता है। जैविक कारक में, बायोलॉजिकल फैक्टर में रखा जाता है जीवाणुओं को। मृदा का कौन सा भौतिक गुण उसकी
बनावट में बालू, सिल्ट और कले के अनुपात को दर्शाता है मृदा गठन। मृदा का कौन सा भौतिक गुण उसकी बनावट में बालू, सिल्ट और कले के अनुपात को दर्शाता है मृदा गठन को। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? चूना का। अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान बहुत कम होता है, 7.2 से कम होता है, तो उसको सुधारने के लिए, क्योंकि जो 7.2 का रेंज का मृदा होता है वो सही होता है, तो उसमें हम चूना मिलाते हैं, तो सही, उससे हम सही कर सकते हैं चूना मिला के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय या रेह मिट्टी के ऊपर के लिए किसका उपयोग उत्तम माना जाता है? जिप्सम का। क्षारीय या रेह मिट्टी के उपचार के लिए, क्षारीय रेह मिट्टी के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मृदा में किसका होना आवश्यक है? हवा। मृदा में वायु होना आवश्यक है और विशिष्ट बैक्टीरिया का होना जरूरी है, तभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। यदि किसी पीएच का मान 4.5 है तो वह किस श्रेणी में आएगा? अत्यधिक अम्लीय होगा। यदि किसी मृदा का पीएच मान 4.5 है, यदि किसी मृदा का पीएच मान 4.5 है तो वह किस श्रेणी में आएगी? अत्यधिक अम्लीय होगा। लोएस मृदा का निर्माण भारत में किस पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर हुआ है? चीन। हवांगहो नदी बेसिन में। लोएस मृदा का निर्माण भारत के किस पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर हुआ है? चीन। हवांगहो नदी बेसिन में। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा स्तर कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? ऊपरी मृदा स्तर। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा स्तर कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? ऊपरी मृदा का स्तर। ग्रेनाइट चट्टान के अपक्षय से किस प्रकार के कणों वाली मृदा बनती है? मोटे। ग्रेनाइट चट्टान का जब अपक्षय होता है, कटाव होता है, तो किस प्रकार की मृदा के कण बनती है? मोटे और बलुआ कण वाली। मोटे और बलुआ कण वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से भारत में किस प्रसिद्ध मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मृदा, रेगुर का। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से भारत में किस प्रसिद्ध मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मृदा, रेगुर का। ह्यूमस रहित मिट्टी का रंग समानता कैसे दिखाई देता है? हल्का पीला, धूसर या सफ़ेद। जिसमें ह्यूमस नहीं होता है उसका कलर जो होता है हल्का पीला होता है, धूसर या सफ़ेद होता है। मृदा में जल जमाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? अनॉक्सी स्थिति, ऑक्सीजन की कमी। बहुत ज़्यादा जल जमाव हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के सामूहिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के सामूहिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। चट्टानों के विखंडन से लेकर मृदा की परिपक्वता तक की अवधि को कौन कौन से कारक नियंत्रित करता है? टाइम। कौन सा कारक नियंत्रित करता है? टाइम के हिसाब से तो सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मानव द्वारा अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग मृदा के किस गुण को बदल देता है? उनके पीएच मान और रासायनिक संरचना को। वनस्पतियों की सघनता मृदा में किस तत्व की प्रचुरता को सुनिश्चित करता है? ह्यूमस को। वनस्पतियों की सघनता मृदा में किस तत्व की प्रचुरता को सुनिश्चित करता है? ह्यूमस को। मृदा में कणों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। मृदा में कणों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। मृदा में कणों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। रंध्रावकाश में मुख्य रूप से कौन से दो घटक आपस में स्थान बदलते रहते हैं? मृदा जल और वायु जल। रंध्रावकाश में मुख्य रूप से कौन से दो घटक आपस में समान स्थान बदलते रहते हैं? मृदा जल और मृदा वायु। रंध्रावकाश में मुख्य रूप से कौन से दो घटक आपस में स्थान बदलते रहते हैं? मृदा जल और मृदा वायु। अब फिर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा जनन एवं निर्माण के कारक। मृदा जनन एवं निर्माण के कारक। पेडोजेनेसिस, मृदा कैसे निर्माण होता है, सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको देखेंगे। मृदा वैज्ञानिकों द्वारा मृदा निर्माण की जटिल प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? मृदा जनन। मृदा वैज्ञानिकों द्वारा मृदा निर्माण की जो जटिल प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? मृदा जनन, पेडोजेनेसिस। मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार मुख्य निष्क्रिय कारक कौन सा है? मूल चट्टानें हैं। उच्चावच और स्थलाकृति मृदा निर्माण की किस अवस्था को मुख्य रूप से तय करता है? अपघटन की अवस्था और मृदा की मोटाई। उच्चावच और स्थलाकृति मृदा निर्माण की किस अवस्था को मुख्य रूप से तय करता है? अपघटन की अवस्था और मृदा की मोटाई। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। चट्टानों का जैविक, रासायनिक या भौतिक रूप से टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब मृदा अपने निर्माण के मूल स्थान पर ही बनी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? यथास्थान या यथास्थान। मृदा इन सिटू, अपने ही स्थान पर मृदा बनी रहती है तो उसको कहते हैं इन सिटू। मृदा निर्माण में जलवायु का कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है? तापमान और आर्द्रता। मृदा निर्माण में जलवायु का कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है? तापमान और आर्द्रता, वर्षा। हवा की अनुपस्थिति में जीवाणुओं द्वारा कौन सी प्रक्रिया बाधित होती है? अपघटन। मृदा में जीवाणुओं के सक्रिय रहने के लिए किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन और पर्याप्त नमी जल।
मृदा में जीवाणु के सक्रिय रहने के लिए किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन और पर्याप्त जल के। जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? प्राकृतिक वनस्पति जीव, कीट और सूक्ष्म जीव। प्राकृतिक वनस्पति जीव, कीट और सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में समय तत्व का क्या महत्व है? यह मृदा की परिपक्वता और परतों के विकास को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के खनिजों का जल के साथ मिलकर नए यौगिक बनाना कौन सा अपक्षय है? रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। मृदा की वाहक क्षमता और ग्रामीण समुदाय का विकास। मृदा की वाहक क्षमता और ग्रामीण समुदाय का विकास किस पर निर्भर करता है? मृदा की प्रकृति और उसकी उर्वरता पर। मृदा की प्रकृति और उसकी उर्वरता पर। क्या मृदा निर्माण के कारक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं, ये कारक आपस में एक अंतर संबंध बनाकर सक्रिय रहते हैं। क्या मृदा निर्माण के कारक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं, ये कारक आपस में एक अंतर संबंध बनाकर सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चट्टानों के फैलाव और सिकुड़न से होने वाला अपक्षय किस श्रेणी में आता है? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में। फिजिकल वेदरिंग में। चट्टानों के फैलाव और सिकुड़न से होने वाला अपक्षय किस श्रेणी में आता है? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। मूल चट्टान मृदा को मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? खनिज संरचना, रंग और बनावट। मूल चट्टान मृदा को मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? मूल चट्टान मृदा को मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? खनिज संरचना, रंग और बनावट। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा की परत कैसी होती है? अत्यधिक पतली और अपरिपक्व। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा की परत कैसी होती है? अत्यधिक पतली और अपरिपक्व। मंद ढाल या मैदानी भागों में मृदा की परत कैसी पाई जाती है? गहरी और पूर्ण विकसित। मंद ढाल या मैदानी भागों में मृदा की परत कैसी पाई जाती है? गहरी और पूर्ण विकसित। मृदा जनन में ह्यूमस का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वनस्पतियों के अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, शुष्क जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार के अपक्षय की प्रधानता होती है? शुष्क जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार के अपक्षय की प्रधानता होती है? भौतिक यांत्रिक अपक्षय का। उष्ण और आर्द्र जलवायु में किस प्रकार का अपक्षय तीव्र गति से होता है? रासायनिक अपक्षय। उष्ण और आर्द्र जलवायु में किस प्रकार का अपक्षय तीव्र गति से होता है? रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट टॉपिक, मृदा परिच्छेदिका और मृदा स्तर। सोइल प्रोफाइल एंड हॉरिजॉन्स। मृदा परिच्छेदिका और मृदा स्तर। पृथ्वी की सतह के समानांतर पाए जाने वाले भौतिक व रासायनिक रूप में पृथ्वी की सतह के समानांतर पाए जाने वाले भौतिक व रासायनिक रूप से भिन्न परतें क्या कहलाती है? मृदा स्तर। ऊपरी स्तर से लेकर मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों के ऊर्ध्वाधर खंड को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी जैविक एवं खनिज समृद्ध स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ए संस्तर स्थिति, ए होरिजोन। ए संस्तर के ठीक नीचे स्थित उप मृदा सबसॉइल परत को क्या कहते हैं? बी होरिजोन, बी स्तर स्थित है। किस मृदा स्तर में ए स्तर से लीचेज होकर आए खनिजों का संचयन होता है? बी स्तर की स्थिति में। मृदा परिच्छेदिका में आंशिक रूप से अपक्षयित चट्टानों वाली परत को क्या कहते हैं? सी स्तर। मतलब ए बी के बाद सी, तीसरे परत वाला, सी होरिजोन। सी स्तर के ठीक नीचे स्थित बिना अपक्षय वाली ठोस चट्टान को क्या कहते हैं? आधार सेल, बी ड्रॉक। आर होरिजोन बोलते हैं, आधार सेल। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्वों में किस संस्तर में होता है? ए संस्तर में, सबसे ऊपर वाला शीर्ष मृदा। मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण विकास किस प्रकार की मृदा में देखा गया? परिपक्व या प्राचीन मृदा में? परिपक्व प्राचीन मृदा में, मेच्योर सॉइल में। नवीन जलोढ़ जैसी अपरिपक्व मृदाओं में किस संरचना का होता है? पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका का। ए स्तर का रंग समानता गहरा क्यों होता है? ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा के कारण। ए और बी संस्तर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सोलम या वास्तविक मृदा। ए और बी को स्तर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सोलम या वास्तविक मृदा। किस प्रक्रिया द्वारा ए स्तर के खनिज घुलकर बी स्तर में चले जाते हैं? निच्छालन या एल्यूविएशन के द्वारा। निच्छालन मतलब लीचिंग या एल्यूविएशन के द्वारा। मृदा संस्तरों की मोटाई मुख्य रूप से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? समय और भूप्रदेश के ढाल द्वारा। क्या समान मूल चट्टान होने पर भी अलग अवस्थिति के कारण परिच्छेदिका भिन्न हो सकती है? हाँ, अवस्थिति और स्थानीय जलवायु के कारण में भिन्न हो सकती है।
अवस्थिति और स्थानीय जलवायु के कारण भी भिन्न हो सकते हैं। क्या समान मूल चट्टान होने पर भी अलग अवस्थिति के कारण परिच्छेदिकाएं भिन्न हो सकते हैं? हाँ, अवस्थिति और स्थानीय जलवायु के कारण भी भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा संस्तर कौन सा? ए संस्तर। किस स्तर में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा न्यूनतम और कंकड़ पत्थरों की मात्रा अधिक होती है? सी संस्तर में। जल भराव, वाटर लॉगिंग जिसे बोलते हैं, की स्थिति में किस संस्तर में हवा का प्रभाव पूरी तरह रुक जाता है? निचले स्तर बी और सी में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बी संस्तर में खनिज का जमाव होता है? खनिज का जमाव होता है उसे कहते हैं एलुविएशन। एलुविएशन, एलुविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चट्टानों का वह चूर्ण जो आधार सेल के ठीक ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? रेगोलिथ। चट्टानों का वह चूर्ण जो आधार सेल के ठीक ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? रेगोलिथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मृदा का प्रॉपर्टीज, मृदा के कणों के प्राकृतिक पुंज या गुच्छों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? पेट्स। मृदा में मौजूद सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के अंश को क्या कहते हैं? ह्यूमस। मृदा की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू का। यदि किसी मृदा का पीएच 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय है। यदि किसी मृदा का पीएच 7 से अधिक है तो उसका क्षारीय, तो उसका क्या कहा जाएगा? क्षारीय या लवणीय बोला जाएगा, अल्कलाइन बोला जाएगा। पौधों की सर्वोच्चतम वृद्धि के लिए मृदा का आदर्श पीएच मान 6 से 7 के बीच में हल्का अम्लीय और उदासीन होना चाहिए। मृदा के भीतर खाली स्थानों या रंध्रों के प्रतिशत को क्या कहते हैं? सरंध्रता। पोरोसिटी बोलते हैं, पोरोसिटी। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस प्रकार के कणों वाली मृदा में होती है? कले या चीका मिट्टी में। कले या चीका मिट्टी में, महीन कणों में। किस प्रकार की, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में सौरंध्रता अधिक परंतु जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुआई मिट्टी, सैंडी सॉइल में। मृदा का रंग मुख्य रूप से किन दो घटकों पर निर्भर करता है? ह्यूमस की मात्रा और लौह खनिज की उपस्थिति के कारण। ह्यूमस की मात्रा और लौह खनिज की उपस्थिति पर। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए मृदा में किस प्रक्रिया का होना आवश्यक है? ऑक्सीकरण और जीवाणु क्रिया का। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए मृदा में किस प्रक्रिया का होना आवश्यक है? ऑक्सीकरण और जीवाणु क्रिया का। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन के कारण मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर कौन सा गुण बढ़ता है? लवणीय और क्षारीयता। मृदा संरचना से क्या तात्पर्य? मृदा के कणों में बालू, गाद, कले के व्यवस्थित होने के दर। मृदा गठन किसे निर्धारित करता है? विभिन्न आकार के मृदा कणों के सापेक्ष अनुपात को। अत्यधिक जल भराव से मृदा में किस गैस की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले कणों का व्यास सामान्यतः कितना होता है? क्ले कणों का व्यास सामान्यतः 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। क्ले कणों का व्यास सामान्यतः कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। किस जीव को मृदा की उर्वरता या बैरोमीटर या किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ को, अर्थवर्म को। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए खेतों में किसका उपयोग करता है? चूना का, लाइम का। क्षारीय या लवणीय मृदा के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, भारत में मृदा का ऐतिहासिक वर्गीकरण, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन। भारत में मृदाओं का प्राथमिक वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? बोयलकर और लीदर। भारत में मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन था? बोयलकर और लीदर। डॉक्टर जे ए बोयलकर ने भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1893। वाह, तो बहुत पहले कर दिया, 1893 में जे ए बोयलकर ने। जे ए डब्ल्यू लीदर ने भारतीय मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर दिया था 1898 में। इसलिए पहले बोयलकर लिखा है फिर लीदर लिखा है, क्योंकि बोयलकर 1893 में किया है तो और लीदर ने 1898 में किया है। प्रथम मृदा वैज्ञानिक जो कि वर्गीकरण किया है मृदा का। बोयलकर और लीदर के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदाओं को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? मुख्य 4 वर्गों में। भारतीय मृदा को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग? ऐतिहासिक वर्गीकरण के 4 वर्ग कौन कौन से थे? जलोढ़, रेगूर जिसे काली मिट्टी बोलते हैं, लाल लेटेराइट, जलोढ़ और रेगूर। और रेगूर को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। जलोढ़, रेगूर, लेटेराइट और लाल मृदा, ये 4 मृदा थे पहले 1893 और 98 की बात बोल रहे हैं।
प्राचीन काल में उर्वरता के आधार पर भारतीय मृदा को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया? उर्वरता के आधार पर दो, उर्वरा और ऊसर। ऊसर जिसे बंजर बोलते हैं, उपजाऊ जो उर्वरक होता है। रेगूर मतलब काली मिट्टी। शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से किस मिट्टी के लिए किया जाता है? काली कपासी मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को कहते हैं रेगूर मिट्टी। ऐतिहासिक वर्गीकरण में किस मिट्टी को उसके निर्माण स्थान के आधार पर परिवहित मृदा कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। एल्वुलर सॉइल होता है, यहाँ से वहाँ बहती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत की कौन सी मिट्टी बोयलकर के वर्गीकरण में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के गुण के लिए जानी जाती है? रेगूर मतलब या काली मिट्टी। ब्रिटिश काल में प्रारंभिक मृदा वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भू राजस्व, लैंड रिवेन्यू का निर्धारण करना कि मृदा के हिसाब से हम कितना कर इसे लेंगे, ये सारा चीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5th नंबर का आ गया ICAR द्वारा वर्गीकरण एवं भारतीय मृदा। ICAR क्लासिफिकेशन एंड इंडियन सॉइल, क्लासिफिकेशन ICAR एंड भारतीय मृदा इंडियन सॉइल। ICAR द्वारा वर्गीकरण, ICAR का फुल फॉर्म आगे हम देखेंगे। इसमें दो टॉपिक ICAR द्वारा कैसे बांटा और भारतीय मृदाएं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। वर्तमान में भारत में मृदाओं का सर्वेक्षण और वर्गीकरण करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ही बोलते हैं ICAR, इंडियन सर्च एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब हिंदी में नाम याद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR ने भारतीय मृदा को कितने प्रमुख समूहों में विभाजित किया है? 8 समूह। वाव। ICAR ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, यानी बौखने वाली मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा कौन सा? लाल और पीली मृदा। भारत की मृदाएं समानता किन 3 महत्वपूर्ण तत्वों की कमी से ग्रसित है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। यही तीनों चीज़ चाहिए और यही तीनों नहीं है, तो बनाओ भाई, क्या करते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेप से, ये इसलिए तो जलोढ़ को बोलते हैं ट्रांसफरेबल मृदा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता? बांगर। पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। अब नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं? जो प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीनीकृत होता है, खादर। खादर और बांगर में से कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? बेसाल्ट लावा चट्टानों से, बेसाल्ट लावा चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे की ऑक्साइड के कारण। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तीव्र निक्षालन, इंटेंस लीचिंग प्रक्रिया से। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तीव्र निक्षालन। ईंट बनाने के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी जिसे लेटराइट मिट्टी, तीव्र निक्षालन होता है उसका, लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। काजू, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम है? लेटराइट मिट्टी। काजू, चाय और खेती की सबसे काजू, चाय और खेती की सब काजू, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उत्तम है? लेटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए भारत की सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। पश्चिमी सैंडी या मरुस्थलीय मृदा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? राजस्थान में। पश्चिमी सैंडी या मरुस्थलीय मृदा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? राजस्थान में। पीथ या दलदली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्रों जैसे कि केरल और सुंदरबन में। पीथ या दलदली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्र जैसे कि केरल, सुंदरबन में। भारत की मृदाएं मोटे तौर पर किसका अनुसरण करते हैं? जलवायु विषयक और वनस्पतिक पीढ़ियों का, जलवायु विषयक और वनस्पतिक पीढ़ियों का। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? पोटास और चूना का। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? पोटास और चूना का। करेल केवाल मिट्टी बिहार के संदर्भ में किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? भारी सनातन जलोढ़, काली मिट्टी जैसी जलोढ़ का। करेल केवाल मिट्टी बिहार के संदर्भ में किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? भारी सनातन जलोढ़, काली मिट्टी जैसी जलोढ़ का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, लाल मिट्टी जब जल योजित रूप से होती है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? पीले रंग की। बहुत सारा जब जल भर जाता है लाल मिट्टी में तो वो पीला दिखने लगती है। किस मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इसमें हवा का प्रवेश आसानी से होता है? काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है सूखने पर। लवणीय मृदा को स्थानीय भाषा में किन नामों से जाना जाता है? रेख, कलर या ऊसर।
लवणीय मृदा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रेत, कलर या ऊसर। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा में किस पदार्थ की अधिकता होती है? अविकसित ह्यूमस और जीवांश की। अविकसित ह्यूमस और जीवांश की। बिहार के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? बिहार के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? खादर, नवीन जलोढ़ और बलसुंदरी मिट्टी। खादर, नवीन जलोढ़ और बलसुंदरी मिट्टी। टाल क्षेत्र की मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर पट्टी पे। टाल क्षेत्र की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर मिट्टी में। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन और अवैज्ञानिक कृषि। चंबल घाटी में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किस प्रकार के अपरदन से हुआ है? अवनालिका अपरदन, ग्लीन इरोजन से। अवनालिका अपरदन। चंबल घाटी में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किस कारण से हुआ है? अवनलिका अपरदन से। मृदा संरक्षण के लिए पहाड़ी ढालों पर कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? सोपानी या सीढ़ीदार खेती। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2015 में। स्वस्थ धारा खेत हरा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अब हमने टोटल मिला के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम तीसरे 300 क्वेश्चन वाले तीसरे पेज पे आ गए। अब हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ भी बोल देते हैं यार हम तो। नेक्स्ट टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को बोलते हैं एल्वुलाई सॉइल। समान परिचय और उसका विस्तार देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी का। भारत में जलोढ़ मृदा का कुल विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है? तो 143.5 मिलियन हेक्टेयर में। 143.5 मिलियन हेक्टेयर में सिर्फ जलोढ़ मृदा है, क्योंकि जलोढ़ मृदा इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत की सकल सूचित मृदाओं के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है? 43.36%। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किन नदी मैदानों में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा है भारत के किस नदी मैदानों में पाई जाती है? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। सबसे बड़ा नदी है तो हाँ, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अलावा जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदानों के अलावा जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत की किन नदी घाटियों में विद्यमान है? ताप्ती नदी की घाटी में प्रायद्वीपीय पठार वाला। तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा किस भागों में पाई जाती है? तटीय क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में। जलोढ़ मृदा का निर्माण का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों का जमाव। नदियों के निक्षेपों के अतिरिक्त जलोढ़ मृदा के निर्माण का दूसरा कारण क्या हो सकता है? सागर द्वारा पश्चिमगमन, पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए अवसाद या सिल्ट। जलोढ़ मृदा का रंग मुख्य रूप से किस श्रेणी के बीच वेरी करता है? हल्के धूसर से लेकर भूरे रंग का उसके बीच में होता है। जलोढ़ मृदा के साथ हल्के धूसर लाइट ग्रे से लेकर भूरे रंग तक का। जलोढ़ मृदा का भौतिक गठन किस प्रकार का होता है? बलुई से लेकर जलोढ़ मृदा का भौतिक गठन जो होता है, भौतिक गठन किस प्रकार का होता है? बलुई से लेकर सिल्ट, दुमट, सिल्ट, लोम तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपवहन ड्रेनेज के आधार पर जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है? यह मृदा उच्च और निम्न दोनों की तरह से अवहित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलोढ़ मृदा का परिच्छेदिका देखते हैं। सोयल प्रोफाइल और इसका वर्गीकरण। जटिल क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा की परिच्छेदिका कैसी होती है? अपरिपक्व। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा की परिच्छेदिका कैसी होती है? अपरिपक्व। ये मैच्योर होता है। भारत के सतलज मैदानों में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा की परिच्छेदिका कैसे होती है? पूर्ण विकसित और परिपक्व। सतलज मैदान में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा जो होती है पूर्ण परिपक्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विकास और स्थिति के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में, खादर और बांगर। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया। मैदानी क्षेत्रों के नीचे भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी। मैदानी क्षेत्रों के नीचे भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी, नया मिट्टी होता है। खादर मृदा वाले क्षेत्रों में वर्षा काल में बार बार क्या आपदा आती है? बाढ़ की चपेट में आना। खादर मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता हमेशा उच्च या बनी रहती है। बाढ़ के कारण इस मृदा का निरंतर नए जलोढ़ के जमाव होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर विल बी शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा में किस प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं? लवणीय और क्षारीय गुण। शुष्क क्षेत्रों की लवणीय क्षारीय मृदा जलोढ़ को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? रेह के नाम से। शुष्क क्षेत्र में जो भी जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जाना जाता है? लवणीय और क्षारीय मृदा को रेह के नाम से। रेह के अलावा लवणीय जलोढ़ मृदा का दूसरा स्थानीय नाम क्या है? कलर। रेह के अलावा जो शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा को उसे कलर कहते हैं। रेह के अलावा कलर भी बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा या शुष्क भागों में इसी क्षारीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? थूर के नाम से। इसी मृदा को थूर, कलर और रेह तीनों बोलता है। कब? शुष्क वाले क्षेत्रों में। किसको? तो जलोढ़ मृदा को।
नेक्स्ट टॉपिक विल बी हमारा है बांगर मृदा। अभी हम जलोढ़ मृदा देख रहे थे। जलोढ़ मृदा दो टाइप्स का होता है, खादर और बांगर। तो पहले हम बांगर मृदा और इसके रासायनिक संगठन को देखेंगे। जलोढ़ मैदान में बाढ़ के स्तर से ऊपर पाई जाने वाली पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा। खादर की तुलना में बांगर मृदा की जल निकासी व्यवस्था कैसी होती है? साधारणतः बेहतर अपवहित होती है। बांगर मिट्टी का गठन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हो सकता है? दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक। बांगर मिट्टी का गठन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक। बांगर मिट्टी में यदा कदा मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक के कंकड़ पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। बांगर मिट्टी में यदा कदा मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक के कंकड़ पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। बांगर मिट्टी किन प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है? गेहूँ, चावल और मक्का। बांगर मिट्टी किन प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? बांगर जो है गेहूँ, चावल और मक्का के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खाद्यान्नों के अलावा बांगर मिट्टी में किन व्यावसायिक और नकदी फसलों की अच्छी खेती होती है? गन्ना, दलहन और तिलहन का भी। पशुपालन को बढ़ावा देने वाली कौन सी फसलें बांगर मृदा में आसानी से उगाई जा सकती है? चारे और फसलें। कृषि विविधीकरण के अंतर्गत बांगर मृदा किन अन्य उपजों के लिए अनुकूल है? फलों और सब्जियों की उपज के लिए। जलोढ़ मृदा में किन रासायनिक तत्वों और अम्लों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना। पोषक तत्वों के अलावा जलोढ़ मृदा में किन अन्य तत्वों की प्रचुरता होती है? कार्बनिक तत्वों की। पोषक तत्वों के अलावा जलोढ़ मृदा में किस अन्य तत्व की प्रचुरता होती है? कार्बनिक तत्वों की। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से किन दो महत्वपूर्ण घटकों की भारी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से किन दो महत्वपूर्ण घटकों की भारी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाल मृदा, रेड सॉयल। उसका क्षेत्रफल, विस्तार और वितरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे प्रमुख और विस्तृत मृदा कौन सी है? लाल मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे प्रमुख और विस्तृत मृदा कौन सी है? लाल मृदा। लाल मृदा भारत के कुल मृदा क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 18.5% में। लाल मृदा भारत के कुल मृदा क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 18.5% में। भारत के कुल कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है? 61 मिलियन हेक्टेयर पर। प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर लाल मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बुंदेलखंड से लेकर तमिलनाडु तक। प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर लाल मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? बुंदेलखंड से लेकर तमिलनाडु तक। प्रायद्वीपीय पठार पर पूर्व से पश्चिम की ओर लाल मृदा की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ और कच्छ तक। सुदूर दक्षिण भारत का कौन सा राज्य अपने पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से लाल मृदा धारित करता है? तमिलनाडु। सुदूर दक्षिणी भारत का कौन सा राज्य अपने पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से लाल मृदा धारित करते हैं? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दक्षिण भारत के किन दो अन्य बड़े राज्यों में लाल मृदा का व्यापक विस्तार पाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत के किन दो अन्य बड़े राज्यों में लाल मृदा का व्यापक विस्तार पाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी घाट के पूर्व में महाराष्ट्र के किस हिस्से में लाल मृदा पाई जाती है? दक्षिणी महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट के पूर्व में महाराष्ट्र के किस हिस्से में लाल मृदा पाई जाती है? दक्षिणी महाराष्ट्र में। मध्य भारत के किन दो पड़ोसी राज्यों में लाल मृदा के बड़े निक्षेप मिलते हैं? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। भारत के मध्य के किन दो पड़ोसी राज्यों में लाल मृदा मिलते? छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किस राज्य में लाल मृदा मिलती है? झारखंड में। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट के किन दो प्रमुख राज्यों में लाल मृदा मिलती है? असम और मेघालय। असम में भी बाढ़ आया, वहाँ पर भी लाल मृदा मिलता है। और मेघालय जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अलावा किन दो विशिष्ट जिलों में लाल मृदा का विस्तार है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। राजस्थान के किन तीन दक्षिणी जिलों में लाल मृदा की उपस्थिति दर्ज की गई? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान के किन तीन दक्षिणी जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? दक्षिण जिला राजस्थान का बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी लाल मृदा।
लाल मृदा का भौतिक और रासायनिक विशेषता। लाल मृदा का रंग मुख्य रूप से लाल होने का उत्तरदायित्व कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड का होना। लाल मृदा के लंबवत स्तर में ऊपरी परत का कैसा होता है? मुख्यतः लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लाल मृदा की ऊपरी परत के ठीक नीचे की परत में किस रंग की प्रधानता देखने को मिलती है? पीलापन को। लाल के बाद पीलापन दिखता है लाल मृदा में। बनावट या मृदा संरचना के आधार पर लाल मृदा किन तीन रूपों में हो सकती है? बलुई, चिकनी तथा दोमट। बलुई, सैंडी, चिकनी, क्ले, क्लेयन, दोमट। बलुई, चिकनी, दोमट। संस्तरणात्मक विशेषताओं के आधार पर लाल मृदा में क्या समाहित होता है? कंकड़ और कार्बोनेट। संस्तरणात्मक विशेषताओं के आधार पर लाल मृदा में क्या समाहित होता है? कंकड़ और कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, लाल मृदा में लवणों की मात्रा के संबंध में क्या तथ्य है? इसमें विभिन्न मात्रा में लवण होते हैं। लाल मृदा में लवणों की मात्रा के संबंध में क्या तथ्य है? इसमें निम्न मात्रा में लवण होते हैं। लाल मृदा में किन महत्वपूर्ण क्षारों और खनिजों की सामान्यतः कमी पाई जाती है? चूना, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। लाल मृदा में किन महत्वपूर्ण क्षारों और खनिजों की समानता कमी पाई जाती है? चूना, क्योंकि चूना जो होता है अम्लीय बनाता है। फॉस्फेट और मैग्नीशियम, लाल मृदा में ये सारे की कमी होता है। चूना, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के। जैविक और मुख्य पोषक तत्वों के संदर्भ में लाल मृदा में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस और पोटास का। नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास का कमी होती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मृदा को किस सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या का सामना करना पड़ता है? तीव्र अपक्षालन, लीचिंग को, तीव्र अपक्षालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, लाल मृदा के ऊपरी या उच्च भूमि वाले भागों में भौतिक बनावट कैसी होती है? बलुई, पथरीली और सघनता मुक्त। बलुई, पथरीली और सघनता मुक्त। उच्च भूमियों या पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली लाल मृदा का रंग कैसा होता है? हल्के रंग का। उच्च पहाड़ी या पठारी भागों में लाल मृदा की उर्वरता का स्तर कैसा होता है? निम्न उर्वरता। लाल मृदा जब निम्न मैदानी भागों या घाटियों में पाई जाती है तो उसका गठन कैसा होता है? उच्च दोमट होता है, उच्च दोमट। निम्न मैदानी भागों में पाई जाने वाली उपजाऊ लाल मृदा का रंग कैसा होता है? गहरा और रेंडा कलर का, डार्क डीप रेड। लाल मृदा में भी बहुत सारा उपजाऊ मृदा होती है। कब? जब उसका रंग गहरा और रेंडा कलर का होता है तब। नेक्स्ट हमारा, लाल मृदा वाले क्षेत्रों में किन फसलों की सफल खेती के लिए कृत्रिम सिंचाई की जाती है? गेहूँ, कपास और दलहन। गेहूँ, कपास और दलहन। लाल मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक और मादक फसल कौन से? तंबाकू। लाल मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक और मादक फसल कौन सा? तंबाकू। मोटे अनाजों के अंतर्गत लाल मृदा में किस फसल का उत्थान प्रमुखता से किया जाता है? ज्वार का। मोटे अनाजों के अंतर्गत लाल मृदा, मोटे अनाजों के अंतर्गत लाल मृदा में किस फसल का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है? ज्वार का। ज्वार लाल मृदा में बचता है। लाल मृदा में किन अन्य नगरीय फसलों तथा बागवानी उपजों की खेती की जाती है? तिलहनी, आलू एवं फल की। तिलहनी, आलू एवं फल की। नेक्स्ट टॉपिक बिल भी, लाल मृदा के बाद पढ़ते हैं हम काली मृदा। काली मृदा का परिचय देखते हैं। काली मृदा, भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण में रेगूर, जिसे काली मृदा कहते हैं, किस मृदा का सबसे प्रसिद्ध नाम है? काली मृदा का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को किस वैश्विक नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा को काली मृदा कहते हैं विश्व स्तर पे। काली मृदा का निर्माण मुख्य रूप से किस प्राचीन भूगर्भीय काल की चट्टानों का विखंडन से हुआ? क्रेटेशियस काल की चट्टानों से। क्रेटेशियस काल की चट्टानों से काली मिट्टी बनी है। काली मृदा का मूल या पैतृक पदार्थ किस प्रकार की ज्वालामुखी चट्टानों से संबंधित है? बेसाल्टिक लावा चट्टानों से। बेसाल्टिक लावा चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत के मध्यवर्ती भाग का वह कौन सा प्रमुख राज्य जहाँ काली मिट्टी के व्यापक क्षेत्र पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। वाह। नेक्स्ट टॉपिक, मानचित्र आधारित प्रश्न एवं मृदा प्रकारों का वर्गीकरण। दिए गए मानचित्र के अनुसार भारत में कुल कितने प्रमुख मृदा प्रकारों या क्षेत्रों का वर्गीकरण दर्शाया? 11 प्रकार के। दिए गए मानचित्र के अनुसार भारत में कुल कितने प्रमुख मृदा या प्रकार क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया? 11 प्रकार का। मानचित्र की सूची में क्रम संख्या 3 पर किस विशिष्ट मृदा को रखा गया? रेगूर काली मृदा को। मानचित्र की सूची क्रम में संख्या 3 पर किस विशिष्ट मृदा को रखा गया? रेगूर काली मृदा को। रेगूर काली मृदा को। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली किस मृदा को सूची में चौथे स्थान पर रखा गया? मरुस्थलीय मृदा को। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली किस मृदा को सूची में चौथे स्थान पर रखा गया? मरुस्थलीय मृदा को। अत्यधिक वर्षा और तीखे अपक्षालन से निर्मित किस मृदा को सूची में 5वें क्रम पर दर्शाया गया है? लेटराइट मृदा को। हिमालय और ऊंचे पहाड़ी ढालों पर मिलने वाली मृदा को मानचित्र की सूची में क्या नाम दिया गया? पर्वतीय मृदा। मिश्रित लक्षणों वाली किस मृदा को सूची में 7वें स्थान पर वर्गीकृत किया गया? लाल और काली मिट्टी वाली मृदा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अरावली के पश्चिमी भागों या अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलने वाली किस मृदा को 8वें क्रम में रखा गया है? धूसर एवं भूरी मिट्टी को, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल को। अरावली के पश्चिमी भागों या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलने वाली किस मृदा को 8वें क्रम पर रखा गया है? धूसर एवं भूरी मिट्टी को। पर्वतों के मध्य संकरी घाटियों में पाई जाने वाली मृदा को मानचित्र में क्या नाम दिया गया? अंतर पर्वतीय मृदा, इंटर माउंटेबल सॉइल। उच्च हिमालयी क्षेत्र में जहाँ स्थानीय रूप से बर्फ जमी रहती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिम क्षेत्र कहा जाता है। मुख्य वर्गीकरण के अलावा शेष बची स्थानीय मिट्टियों को किस श्रेणी में रखा गया? अन्य मृदाओं में। मतलब उसके अलावा जो भी मिट्टी है अन्य मृदा में। जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के बावजूद किस मुख्य तत्व की कमी इसे रासायनिक खाद्य पर निर्भर बनाते हैं? नाइट्रोजन की कमी। पौधों के सड़े गले अंशों से बनने वाले किस पदार्थ की कमी जलोढ़ और लाल मृदा दोनों मृदाओं में समान रूप से दिखी गई? ह्यूमस। सड़े गले अंशों के बनने पदार्थ की कमी। पौधों में सड़े गले अंशों से बनने वाले किस पदार्थ की कमी जलोढ़ और लाल मृदाओं में समान रूप से दिखी? ह्यूमस का। खादर और बांगर में से किस मिट्टी की जलधारा क्षमता सघन बनावट के कारण अधिक स्थिर होती है? बांगर मिट्टी की दोमट से चिकनी बनावट के कारण। शुष्क जलोढ़ क्षेत्रों में थूर या कलर बनने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई या उच्च वाष्पीकरण से नमक की ऊपरी परत का जमना। शुष्क जलोढ़ क्षेत्र में थूर या कलर बनने का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई या उच्च वाष्पीकरण से नमक की ऊपरी परत का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था के कारण मृदा का रंग लाल हो जाता है। यह मुख्य रूप से किन चट्टानों के टूटने से बनती है? प्राचीन क्रिटेशियस क्रिस्टलीय और कायांतरिक चट्टानों से। लाल मिट्टी के निचले संस्तरों में पीला रंग किस रासायनिक प्रक्रिया हाइड्रोजन के कारण दिखाई देता है? लोहे के ऑक्साइडों के जल योजन के कारण। तमिलनाडु का कौन सा भौगोलिक भाग लाल मिट्टी के सबसे बड़े एकल बेसिन के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी तमिलनाडु और आंतरिक उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी असम और मेघालय की पहाड़ियों पर तीव्र ढाल के कारण लाल मिट्टी में कौन सी प्रक्रिया तीव्र होती है? तीव्र अपक्षालन और मृदा अपरदन। राजस्थान के बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिलों में लाल मिट्टी की उपस्थिति वहाँ किस खनिज प्रधान चट्टान की अवस्थिति को दर्शाता है? अरावली क्रम की कायांतरित चट्टानों को। राजस्थान में बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिला में लाल मिट्टी की उपस्थिति वहाँ किस खनिज प्रधान चट्टान की अवस्था को दर्शाती है? अरावली क्रम की कायांतरित चट्टानों को। बुंदेलखंड यूपी या एमपी में पाई जाने वाली लाल मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? परुआ और राकड़ मिट्टी। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली लाल मिट्टी को स्थानीय नाम मतलब गांव शहर में कौन सा नाम दिया गया है? परुआ और राकड़ मिट्टी। उपजाऊ मैदानी लाल मिट्टी रेंडा में चूने की कमी को दूर करने के लिए किसान मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? चूना पत्थर या जिप्सम का। उपजाऊ मैदानी लाल मिट्टी में चूने की कमी को दूर करने के लिए किसान मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? चूना पत्थर या जिप्सम का। कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, लेकिन सिंचाई होने पर इसके बाद कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? निम्न मैदानी भागों में लाल या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के गठन में बलुई अंश का बढ़ना किस भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है? नदी के उद्गम या तीव्र प्रवाह वाले मार्ग निकटता को। सिल्ट डूमट गठन वाली जलोढ़ मिट्टी की क्या सबसे बड़ी कृषि विशेषता है? यह अत्यधिक कोमल और जुताई के लिए सर्वोत्तम होती है। सिल्ट डूमट गठन वाली जलोढ़ मिट्टी की क्या सबसे बड़ी कृषि विशेषता है? यह अत्यधिक कोमल और जुताई के लिए सर्वोच्च होती है। सागर द्वारा पश्चगमन की घटना से भारत के किस तट पर जलोढ़ अवसादों का भारी जमाव हुआ है? पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय मैदानों पर। क्रीटेशियस काल की बेसाल्टिक लावा के विखंडन से निर्मित होने के कारण काली मिट्टी में किस खनिज की प्रधानता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। क्रिटेशियस काल की बेसाल्टिक लावा के विखंडन से निर्मित होने के कारण काली मिट्टी में किस खनिज की प्रधानता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। क्रिटेशियस काल की बेसाल्टिक लावा के विखंडन से निर्मित होने के कारण भी काली मिट्टी में किस खनिज की प्रधानता विखंडन के कारण काली मिट्टी में किस खनिज की प्रधानता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का।
क्या कारण है कि लाल मिट्टी की उच्च भूमियाँ सघनता मुक्त होती है? क्योंकि इसमें बालू और कंकड़ पत्थरों की अधिक मात्रा तथा क्ले की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जलोढ़, लाल और काली मिट्टी का सही अवरोही क्रम बताओ। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा है, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम में हम सबसे बड़ा को लिखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी 43.36% पाई जाती है, लाल मिट्टी फिर 18.5%, फिर काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी आंतरिक भागों में वर्षा की कमी के कारण लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? शुष्क और कम उपजाऊ। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी आंतरिक भागों में वर्षा की कमी के कारण लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है? शुष्क और कम उपजाऊ। गंगा की घाटियों में पाए जाने वाले परिपक्व जलोढ़ मृदा की परिच्छेदिका में स्पष्ट रूप से क्या दिखाई? मृदा के विभिन्न संस्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, प्रश्न है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो कि यूपी में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र कहाँ है? यूपी में है, कि लाल मिट्टी का विंध्यन श्रेणी के किस पत्थर के क्षरण से सीधा संबंध है? विंध्यन बलुआ पत्थर से। मृदा विज्ञान के अनुसार भारत की इन सभी प्रमुख मिट्टियों में से किस मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? रेगुर या काली मिट्टी में सूखने पर दरार पड़ने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच watching my video.